हेलो फ्रेंड्स, मैं आशुतोष मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शकुंतल एकेडमी में, जहां पे हम एक नए सब्जेक्ट से शुरुआत कर रहे हैं आज, जिसका नाम है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये। हर साल 15 से 20 क्वेश्चन यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से, इस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। इस सब्जेक्ट में मुश्किल से 35 से 40 पेज होंगे और 35 से 40 पेजों में आपको 15 से 20 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमें बहुत ही कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन होगा, क्योंकि किसी और सब्जेक्ट्स की तुलना में लाइक हम जियोग्राफी या हिस्ट्री में इतना समय देते हैं, इतना मोटा मोटा सब्जेक्ट है, तो उसकी तुलना में ये पतला सा सब्जेक्ट और उससे कहीं ज़्यादा नंबर इसमें आते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि भाई इतने पतले से सब्जेक्ट में इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे क्यों जाते हैं। तो उसका कारण है कि 2011 के यूपीएससी के पीटी में इस सब्जेक्ट से 35 के करीब में क्वेश्चन पूछे गए थे और उसके बाद से ये लगातार हॉट टॉपिक होता रहा है। रीजन है कि लगातार जलवायु परिवर्तन होता रहा है और आप लोग कल को नीति नियंता बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, तो सारी नीतियां आप ही को बनानी है। इसलिए यूपीएससी या राज्य लोक सेवा आयोग ये उम्मीद करता है कि आप पर्यावरण के बारे में जानकार हैं, जागरूक हैं और पर्यावरण को लेकर अच्छी नीतियां बनाएंगे, ताकि पर्यावरण हम लोगों के प्रति प्रतिकूल ही रहे, अनुकूल ही रहे, प्रतिकूल ना हो। हम इसका अध्ययन दो टॉपिक के अंतर्गत करेंगे, एक परंपरागत और दूसरा गैर परंपरागत। परंपरागत में वो टॉपिक हैं जो हम लगातार पढ़ते आए हैं, जिसमें कभी कुछ चेंज नहीं हुआ है, लाइक इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, पोल्यूशन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। गैर परंपरागत वो टॉपिक है जिसपे दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ चेंज होता है या जलवायु में लगातार परिवर्तन हो रहा है और कुछ ना कुछ रोज नया हो रहा है, तो उसे हम गैर परंपरागत कहेंगे। इसमें हम अध्ययन करेंगे ग्लोबल वार्मिंग का, ग्रीन हाउस इफेक्ट का, एसिड रेन का, सतत विकास, ओजोन लेयर डिप्लेशन का, इंटरनेशनल संगठन और सम्मेलन का, साथ ही कुछ करंट अफेयर से जुड़े हुए मुद्दे होंगे जिस पे हम चर्चा करेंगे और उसके बाद से हम एमसीक्यू करेंगे, ताकि हमें पता चले कि हमारी तैयारी कितनी है। ये जो सब्जेक्ट है पर्यावरण, इसके बारे में बहुत जानकारी पहले लोगों को नहीं हुआ करती थी, लोग अपने मन के मालिक थे। लेकिन जलवायु में परिवर्तन को देखते हुए 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक सम्मेलन बुलाया, जिसे हम स्टॉकहोम सम्मेलन कहते हैं। ये पर्यावरण को लेकर था, इसे मानव पर्यावरण सम्मेलन भी कहा जाता है। इस सम्मेलन में ज़्यादा कुछ खास नहीं था, बस ये था कि ये सम्मेलन 5 जून को हुआ, तो इसे 5 जून से ये निर्धारित किया गया कि भाई हम 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। साथ ही वहाँ पे ये निर्धारित किया गया कि जो भी सदस्य इसमें पार्टिसिपेट किए हुए हैं वो अपने देश जाने के बाद इसे अपने यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेस में अप्लाई करेंगे, ताकि बच्चे इसे पढ़ें और आने वाली पीढ़ियाँ ये समझ सकें, माफ़ कीजिएगा, ये समझ सकें कि जलवायु परिवर्तन कितना खतरनाक हो सकता है, मानव के जीवन पे उसका कितना दुष्प्रभाव पड़ सकता है। तो हमारे ऐसी कार्यप्रणालियाँ हों जो पर्यावरण के हित में हों, पर्यावरण के अनुकूल हों, ना कि उनके अपोज में हो। उसके बाद उसकी 20वीं वर्षगांठ मनाई गई 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में। उस सम्मेलन में 172 देशों के प्रतिनिधियों ने
172 कंट्रीज के देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इस बात पे चर्चा की कि पृथ्वी पर जो ये संकट उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें हम कैसे मिलके कंट्रोल कर सकते हैं। अब चूंकि उस टाइम पे 172 देश मेरे ख्याल से, उसमें हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के मैक्सिमम देश हिस्सा लिए थे। ये जो हमारा ग्रह है पृथ्वी, इस पे जितने भी कंट्रीज हैं उसमें से मैक्सिमम देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसलिए इस रियो डी जेनेरियो सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा गया। तो ये है कहानी कि पर्यावरण इतना महत्वपूर्ण क्यों है। और अब हम शुरू करते हैं पर्यावरण, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमें पढ़ना क्या है। इम्पोर्टेंस के साथ साथ हमें कुछ चीज़ें याद भी करनी है, अपने नोट्स भी बनाने हैं। नोट बनाने के बाद ये फ़ायदा होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी आएंगे एग्ज़ाम में, उसके लिए हमें मार्केट से कोई दूसरी बुक नहीं खरीदनी पड़ेगी। क्लियर है? गुड। तो ये जो पर्यावरण है ये एक्चुअल में होता क्या है, सबसे पहले हम उसे देखते हैं। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधि एंड आवरण। परिधि मतलब ये घेरा, और आवरण इसके चारों ओर का समूह, चाहे वो जैवमंडल हो, जलमंडल हो, वायुमंडल हो, या हम कह सकते हैं कि जैविक अजैविक जो भी हमारे चारों ओर है उनको, उनका अध्ययन पर्यावरण के अंतर्गत करेंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट, जो फ्रेंच भाषा से लिया गया एनवायरनर, फ्रेंच भाषा का शब्द है एनवायरनर। एनवायरनर मतलब होता है घेरना, कि जो भी सारी चीज़ें हमें चारों तरफ से घेरी हैं उसे हम पर्यावरण कहेंगे। पर्यावरण 3 संगठक से मिलकर बना हुआ होता है। भौतिक या अजैविक संगठक, जिसमें हमारा स्थल, वायु, जल आता है। जैविक संगठक में हम बात करेंगे पेड़ पौधों की, मनुष्यों की, जीवों की, जिसमें जान होती है। और ऊर्जा संगठक से हमारा तात्पर्य सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा से है। तो ये सारे संगठक मिलके पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ये सब मिल गए तो वहाँ पे हो गया पर्यावरण। यूपीपीसीएस के एग्जाम में परिभाषा पूछी गई थी कि पर्यावरण क्या होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इकोलॉजी क्या है। लेकिन उसके पहले मानव और पर्यावरण के मध्य संबंध हम देख लेते हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग कितने हद तक पर्यावरण पर डिपेंड हैं। आपने जब हिस्ट्री पढ़ी होगी, या ये कहें कि जियोग्राफी पढ़ी होगी, आदि मानवों के बारे में पढ़ा होगा, तो वहाँ से लेके आज तक हम लोग पर्यावरण पे ही डिपेंड हैं। और समय के साथ हमारा व्यवहार पर्यावरण को लेके बदलता रहा है। पहले हम घास फूस खाते थे, फल पत्ते खाते थे, और आज हम उत्खनन करके पृथ्वी के अंदर छुपी हुई, दबी हुई कार्बन को निकाल रहे हैं, पेट्रोलियम को निकाल रहे हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन में लगातार चेंजेज आ रहे हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, पर्यावरण में चेंजेज आ रहे हैं। और इस पर्यावरण के चेंज का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे मानव पे पर्यावरण का, और पर्यावरण पर मानवों का प्रभाव पड़ता है। जैसे जनसंख्या हमारी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, हम वनों को लगातार काटते चले जा रहे हैं, वनोन्मूलन हो रहा है, जिससे मृदा अपरदन हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे लगातार हो रही हैं। अब हम देखते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी होती क्या है? बेसिकली इकोलॉजी जो है
ये जीव समुदाय तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। ये जो इकोलॉजी है ये ग्रीक शब्द ओइकियोलॉजी से बना हुआ है। ओइकियोलॉजी, इसमें ओइकस होता है घेराव या आसपास का क्षेत्र, और लॉक्स होता है आसपास के क्षेत्रों का अध्ययन। अब जैसे हम लोग जिस पर्यावरण में हैं, तो हमारा पर्यावरण और जीवों के मध्य का जो पारस्परिक एक दूसरे पे संबंध है, एक दूसरों का संबंध है, उसका अध्ययन इकोलॉजी कहलाएगा। इसके अंतर्गत हम समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। लिविंग का नॉन लिविंग के साथ कैसा संबंध है, नॉन लिविंग का लिविंग के साथ क्या संबंध है। क्या संबंध है से मतलब है कि मान लीजिए मैं जिस जगह पे हूँ, इस जगह का टेम्परेचर कितना है, वर्षा कितनी होती है, वार्षिक वर्षा कितनी होती है, यहाँ कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कौन सी फसल पैदा होती है, कौन से जीव जंतु हैं। तो इन लोगों का एक दूसरे के प्रति और दूसरों का इनके प्रति क्या संबंध है कि पर्यावरण में टेम्परेचर बढ़ जाए तो कैसी फसल हो जाएगी, टेम्परेचर घट जाए तो जीवों पे क्या असर पड़ेगा। तो इस संबंध का जब हम अध्ययन करेंगे तो उसे हम कहेंगे कि हम इकोलॉजी कर रहे हैं। ये इकोलॉजी जो शब्द है ये 1869 में अर्नेस्ट हैकल साहब ने सबसे पहले इसका उपयोग किया। अर्नेस्ट हैकल साहब ने इकोलॉजी शब्द का उपयोग 1869 में किया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो सारे तंत्र हैं जिनका अध्ययन इकोलॉजी के अंतर्गत हम कर रहे हैं, उस तंत्र को हम इकोसिस्टम कहते हैं। जो परिभाषा दी हुई है कि पारिस्थितिक तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना जैविक एवं अजैविक घटकों से होती है, एवं उनके अनुसार पारिस्थितिक तंत्र खुला तंत्र होता है जो आकार में भिन्न भिन्न हो सकता है। इस तंत्र का मतलब है कि हमारे पर्यावरण में जो भी जैविक अजैविक चीज़ें हैं उनके मध्य में जो अंतर क्रिया हो रही है और जिस तंत्र में वो अंतर क्रिया हो रही है उसी तंत्र को हम पारिस्थितिक तंत्र कहेंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पारिस्थितिक तंत्र है ये 1935 में एजी टांसले साहब ने इस शब्द का प्रयोग किया। पारिस्थितिक तंत्र का, इकोसिस्टम का प्रयोग एजी टांसले साहब ने 1935 में किया। यहाँ पे एक बात मैं और आपको बताते चलूँ कि ये जो पारिस्थितिकी है ये दो प्रकार की पारिस्थितिकी होती है। एक ऑटो इकोलॉजी और दूसरा सीन इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं एक जातियों का, किसी एक जाति का उसके वातावरण से क्या संबंध है, उसका अध्ययन हम ऑटो इकोलॉजी में करते हैं। और सीन इकोलॉजी का अध्ययन एक पूरे समुदाय का उसके वातावरण से क्या संबंध है, उसका अध्ययन हम सीन इकोलॉजी में करते हैं। यहाँ पे जो परिभाषा दी गई है इकोसिस्टम की कि एन इकोसिस्टम इज ए कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्टिंग विद ईच अदर एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। और ये जो इकोसिस्टम मिलके बना होता है, मैंने आपको बताया कि लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग में आपके मनुष्य, जीव जंतु, पादप जिसमें जान होती है वो लिविंग है। नॉन लिविंग स्थल, वायु, जल, ये हमारा इकोसिस्टम होता है। इसमें भी वही बताया गया है इस स्लाइड में कि बायोटिक, एबायोटिक, लिविंग और नॉन लिविंग।
बायोटिक मतलब जैविक, और ये अजैविक। आप देख सकते हैं जैविक में प्लांट, एनिमल, फंगी, बैक्टीरिया, और नॉन लिविंग में वाटर, सनलाइट, सॉइल, एयर और टेम्परेचर की चर्चा हम एबायोटिक में करते हैं। अब इकोसिस्टम का इम्पोर्टेंस क्या है? अगर कोई ये पूछ ले कि भाई इकोसिस्टम का महत्व क्या है या इकोलॉजी का क्या महत्व है पर्यावरण में, तो हम सीधे सीधे एक शब्द में उसका उत्तर दे सकते हैं कि पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में पारिस्थितिक तंत्र का महत्व है। पारिस्थितिक तंत्र का, इकोसिस्टम का एक सबसे अच्छी बात यह होती है कि इसमें ना किसी जीव की अधिकता हो पाती है और ना ही कमी हो पाती है। इसके अलावा अगर हमारा इकोसिस्टम अच्छा है तो हमें क्लीन एयर मिलेगी जो अच्छी क्वालिटी की होगी। जो लगातार जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसे हम रेगुलेट कर सकते हैं। जो बाढ़ आ रही है, सूखे पड़ रहे हैं, इसे हम रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। साथ ही हम सॉइल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। ये तभी संभव है जब हमारा इकोसिस्टम अच्छा हो। तो ये सारे उद्देश्य हैं इकोसिस्टम के, ये सारा महत्व है इकोसिस्टम का। अब हम देखते हैं कि इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक थोड़ा लंबा है, उसे हम नहीं याद करते हैं। पहले हम बायोटिक देख लेते हैं, बायोटिक में क्या आता है। बायोटिक में सिर्फ उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। उत्पादक प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण करते हैं। सूर्य की उपस्थिति में ये अपना भोजन बनाते हैं और ये किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। जो उत्पादक हैं वो किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। और चूंकि ये अपना भोजन खुद बनाते हैं तो इसलिए हम इन्हें ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। और उपभोक्ता जो है ये 3 प्रकार का होता है। यहाँ पे 4 का वर्णन किया गया है, ये हम 3 मान के चल रहे हैं इसे। प्राइमरी उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और सर्वाहारी, जिसमें हम मनुष्य आते हैं। और लास्ट में बात की गई है डिकम्पोजर की। डिकम्पोजर मतलब अपघटक। यहाँ पे एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि बैक्टीरिया और फंजाई ये अपघटक होते हैं, लेकिन वायरस कभी भी अपघटक नहीं होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारी है बायोटिक कंपोनेंट्स। और इसके बाद जो कुछ भी बचे वो सारे के सारे एबायोटिक फैक्टर में आएंगे आपके, जैसे विंड, सनलाइट, सॉइल, वाटर, एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे। ये एबायोटिक जो कंपोनेंट्स है ये 3 कारकों से मिलकर बना हुआ है, 3 फैक्टर से मिलकर बना हुआ है, अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक। अगर हम अकार्बनिक की बात करें तो वाटर, कैल्शियम, पोटेशियम, लोहा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस हैं। कार्बनिक घटक की बात करें तो इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमस और ये सारे तत्व जो हैं ये पौधे तथा मृतक जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और भौतिक घटक में हमारा वायु, जल, सूर्य, ऊर्जा, उच्चावच, देशांतर ये आ जाता है। अब हम बात करते हैं CO2 साइकिल की, कार्बन डाइऑक्साइड की जो साइकिल है इसमें क्या होता है। तो फिगर से ही आपको पता चल रहा है कि पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, जिससे
जीव जंतु अपने श्वसन में उपयोग करते हैं, और जब जीव जंतुओं की मौत हो जाती है, वो खत्म हो जाते हैं, तो वो कार्बन में चेंज हो जाते हैं और फिर कार्बन प्रकृति में खुले रूप से मुक्त हो जाती है और CO2 में कन्वर्ट हो जाती है और फिर CO2 से वो ऑक्सीजन बनता है। और ये चक्र लगातार चलता रहता है, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल बोलते हैं। ऑक्सीजन भी ऐसे ही चलता रहता है, ज़्यादा कुछ ऑक्सीजन में नहीं है कि पेड़ पौधों कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाए। सेम वही सारा कुछ है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल है वैसे ही कुछ ऑक्सीजन की साइकिल है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे नाइट्रोजन की साइकिल। आपको पता है प्रकृति में नाइट्रोजन सबसे अधिक प्रतिशत के रूप में हमारे वायुमंडल में विद्यमान है, लेकिन नाइट्रोजन डायरेक्टली काम नहीं करता। नाइट्रोजन नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है और उसके बाद से इसका प्रोसेस आगे बढ़ता है। ये आपके लिए आज का होमवर्क है कि नाइट्रोजन साइकिल कैसे काम करती है। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताइएगा, और अगर नहीं समझ पाएंगे तो मैं आपको आगे समझाऊंगा जिससे क्लियर हो। ये हमारा टॉपिक इतना है, आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम खाद्य श्रृंखला, पिरामिड, ऊर्जा का प्रवाह और प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता के बारे में और चर्चा करेंगे। कल के वीडियो में हम पूरा इकोलॉजी ख़त्म करेंगे और उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। रिक्वेस्ट मेरा एक बार फिर से आप लोगों से कि आप लोग नोट ज़रूर बनाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, उससे एक मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।